अच्छी शिक्षा पथ प्रदर्शक के रूप में व्यक्ति के जीवन भर रहती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा की दुनिया में जो उपलब्धियां हासिल की थी, उनका कोई जोड़ नहीं है। मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहते उन्होंने शानदार शिक्षा नीति प्रस्तुत किए थे। लोग स्वयं को रहने के लिए घर बनाते हैं, परंतु बाबा साहब ने पुस्तकों को रखने के लिए मुंबई के दादर में राजगृह नाम का घर बनाया था, जिनके निजी पुस्तकालय में 50,000 पुस्तकें थी, जो विश्व के एक रिकॉर्ड है। उनका नाम विश्व के सबसे तेज दिमाग वाले शख्सियतों में शुमार है। वे महानतम भारतीय के रूप में संविधान निर्माता का गौरव प्राप्त महानायक हैं। बाबा साहब सबसे कम उम्र और सबसे कम समय में सबसे अधिक उपलब्धियां, डिग्रियां हासिल करने वाले विश्व के पहले महापुरुष के रूप में जाने भी जाते हैं। उन्होंने अध्ययन में असीम आनंद मिलता था। यही कारण है कि बाबा साहब हजारों वर्षों से पशुवत जीवन जी रहे बहुजनों को कलम किताब के माध्यम से वाणी विद्या और बेहतर जीवन जीने का अधिकार दिलाए। उनका मानना था कि अशिक्षा के कारण ही उनका समाज अनवरत दासता और गरीबी का शिकार हुआ है। अतः इस दासता के बंधन को शिक्षा के तलवार से काटने का सारा बहुजन समाज सक्षम हो जाएगा। यही कारण है कि उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा के माध्यम से सर्वप्रथम शिक्षा पर ही ध्यान केंद्रित किया। 1928 में डॉक्टर अंबेडकर ने साइमन कमीशन को शैक्षणिक उत्थान संबंधी विस्तृत रिपोर्ट सौंपा था। डॉक्टर अंबेडकर बहुजन वर्गों की आजादी हासिल करने में उच्च शिक्षा को महत्वपूर्ण समझते थे। यही कारण है कि उन्होंने 1942 में लॉर्ड लिनलिथिगो से अनुसूचित जाति के लिए विदेश शिक्षा का प्रबंध करने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। तब से प्रतिवर्ष 10 अनुसूचित जाति के छात्र विदेश शिक्षा के लिए भेजे जाने लगे, परंतु भारत के आजाद होने के बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री राजगोपालचारी ने इस सुविधा को बंद करवा दिया। बाबा साहब ने 1942 में ही शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का ऐतिहासिक नारा अथवा स्लोगन दिया था, जो आज सभी बहुजनों के लिए मंत्र बन गया है। बाबा साहब का मानना था कि ज्ञान ही शक्ति है, क्योंकि एक कलम हजारों तलवार पर भारी पड़ती है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वही अपने दुश्मनों से मुकाबला कर सकता है। इस प्रकार दासता से मुक्ति के लिए ज्ञानोदय एक अचूक हथियार है, यानी शिक्षा एक अचूक हथियार है, ऐसा मानना था डॉक्टर अंबेडकर का। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बाबा साहब ने सिद्धार्थ ला कॉलेज, मिलिंद कॉलेज की स्थापना के साथ पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी। स्वतंत्र भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने प्रत्येक बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा अनिवार्य कर प्राथमिक शिक्षा की नींव को मजबूत किया। उन्होंने अनुच्छेद 45 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु या 6 वर्ष से कम आयु तक के प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख शिक्षा देने के लिए राज्य उपबंध करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 46 में वंचित व अन्य दुर्लभ वर्गों के बच्चों के लिए शिक्षा अर्थ हितों की अभिवृद्धि संबंधी प्रावधान भी किया गया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शिक्षा नीति अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, इसमें नंबर 1 के रूप में डॉक्टर अंबेडकर प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था
के सुदृढ़ीकरण के लिए को अनिवार्य समझते थे। उनके अनुसार प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ किए बिना उच्च शिक्षा का प्रावधान व्यर्थ है। इसलिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए तथा बच्चों को के नामांकन को भी सुनिश्चित करना चाहिए। ऐसा करने से ही पिछड़े वर्गों बहुजन वर्गों की शिक्षा में सुधार और विकास होगा। उनकी राय में प्राथमिक शिक्षक देश का संचालक है। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य कि प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश पाने वाला प्रत्येक बच्चा विद्यालय तभी छोड़े जब वह पूर्ण रूप से साक्षर हो जाए। अपने शेष जीवन में वह साक्षर बना रहे। ये नहीं कि सीख लिया लिखना पढ़ना और बाद में कुछ वर्षों बाद वो भूल जा रहा है, ऐसा नहीं मानना था। इसलिए अतः सरकार को प्राथमिक शिक्षा पर अधिक से अधिक खर्च करना चाहिए। क्या यह है? ये प्रश्न है मेरा। तीसरा, प्राथमिक स्कूल में प्रवेश पाने वाला प्रत्येक बच्चा कम से कम कक्षा मिडिल क्लास तक पहुंचे। वंचित वर्ग के बच्चों को शैक्षणिक देखभाल के लिए सरकार किसी निरीक्षक एजेंसी जो शिक्षा के महत्व और आवश्यकता को समझता हो को अपने सीधे नियंत्रण में नियुक्त करे, उनका मानना था। शिक्षा सस्ती और सुलभ होनी चाहिए, इस पर उनका मानना था। शिक्षा को जितना संभव हो सके सस्ता और सुलभ बनाया जाना चाहिए ताकि वह आम जन या आम लोगों के पहुंच के बाहर न हो तथा समाज के निम्नवत स्तर के लोगों के बच्चे मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेजों में प्रवेश ले सकें। और था दूसरा, पिछड़े और कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए अर्थात बहुजन बच्चों के लिए उच्च शिक्षा को भी जितना महत्व हो सके सस्ता बनाया जाना चाहिए, सस्ता और सुलभ बनाया जाना चाहिए। अगला पॉइंट, शिक्षा प्राप्त करने के बाद बहुजन वर्ग के छात्रों के लिए सरकारी सेवाओं में नियुक्ति को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगला उनका था समान शिक्षा नीति। इसमें सभी सामाजिक वर्गों के बच्चों में समान स्तर की शिक्षा दिया जाना चाहिए, अर्थात शिक्षा में समानता दिखाई देनी चाहिए। इस नीति को अमल में लाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने मुसलमानों की तरह हंटर आयोग की शिक्षा संबंधी सिफारिशें बहुजन वर्ग के बच्चों पर लागू करने के लिए साइमन कमीशन को 1928 में एक ज्ञापन सौंपा था। वर्तमान संदर्भ में धनी और सवर्ण बच्चों की तरह अनुसूचित जाति तथा अन्य बहुजन वर्ग के बच्चों के लिए भी निजी स्कूलों की तरह शिक्षा सुविधा मुहैया कराना समय की मांग है। इसके लिए सरकार को समान शिक्षा नीति विधेयक लाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर का मत था कि विभिन्न जातियों से मिलकर बने देश में सभी जातियों का समाज में एक समान स्थान और विकास नहीं है। यदि सभी को एक स्तर पर लाना है तो इसका एकमात्र समाधान है समानता के सिद्धांत को अपनाना और नीचे के स्तर वालों को अनुकूल बर्ताव करना। अगला पॉइंट, शिक्षा छात्रवृत्ति के पर संबंधी विचार बाबा साहब का। पिछड़े अथवा बहुजन वर्गों के छात्रों को दिए जाने वाला छात्रवृत्ति के संबंध में बाबा साहब की अलग राय थी। उनका मानना था कि छात्रवृत्ति का उपयोग बच्चों के माता पिता शायद ही उनकी शिक्षा सामग्री क्रय करने अथवा खरीदने में करते हैं। वास्तव में छात्रवृत्ति देने की जो पद्धति है वह सरकारी धन का अपव्यय है। इन बच्चों के माता पिता इतना निर्धन और अनभिज्ञ होते हैं कि वे यह नहीं समझ पाते कि सरकार द्वारा दी गई छात्रवृत्ति की राशि वास्तव में उनके बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए। यही कारण है कि वे शिक्षा सहायता राशि को अपनी आवश्यकता पूर्ति में खर्च कर देते हैं। इस प्रकार छात्रवृत्ति बच्चों के काम नहीं आती, जो कि उसका प्रथम उद्देश्य है।
अतः छात्रवृत्ति से छात्र अपना लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकता। इस संबंध में उनका दूसरा विचार था और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्पष्ट मत था कि सरकार छात्रवृत्ति के बदले सरकारी धन का उपयोग छात्रावासों के अभिवृद्धि के लिए करे, छात्रावासों का संचालन सरकार या स्वयं करे, अथवा बहुजन जातियों की शिक्षा का बढ़ावा देने के लिए किसी निजी संस्था से करवाए। इससे फायदा होगा। छात्रावास में रहने से बच्चे गंदे माहौल से दूर रहेंगे और उसे प्रभावी निरीक्षण और मार्गदर्शन भी प्राप्त होता रहेगा। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा के विकास में छात्रवृत्ति के स्थान पर छात्रावास के महत्वपूर्ण भूमिका होगी, लेकिन छात्रावास में उन सारी सुविधाओं की उपलब्धता और निगरानी होनी चाहिए जिससे बच्चे उत्कृष्ट शिक्षण और सुसंस्कृत जीवन का लाभ ले सकें। उच्च शिक्षा पर अथवा विश्वविद्यालय शिक्षा संबंधी विचार। उच्च शिक्षा व्यक्ति को सभ्य, सुसंस्कृत, समृद्ध, उत्कृष्ट और स्वाभिमानी जीवन जीने हेतु प्रेरित करती है। बाबा साहब स्वयं इसकी बेजोड़ मिसाल थे। उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयों में प्राप्त होती है। बाबा साहब का मानना था कि विश्वविद्यालय का मुख्य काम है अध्ययन और शोध। अतः विश्वविद्यालय को एकमात्र परीक्षा प्रणाली को ही अपने अस्तित्व का ध्येय नहीं मानना चाहिए। परीक्षा शिक्षा से बिल्कुल भिन्न है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के नाम पर परीक्षा को इतना असंभव और कठोर नहीं बनाना चाहिए कि बहुजन लोगों को विश्वविद्यालय में प्रवेश का मौका ही न मिले। अगला पॉइंट, शिक्षा को सुव्यवस्थित करने के लिए यह जरूरी है कि आर्थिक नियंत्रण विश्वविद्यालय के पास हो। कॉलेजों के अनुदान अथवा वितरण विश्वविद्यालय द्वारा किया जाए तथा इस पर निगरानी रखा जाए। अगला पॉइंट, विश्वविद्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में पिछड़े अथवा बहुजन समुदायों की भागीदारी होनी चाहिए ताकि इन वर्गों का उच्चतम शिक्षा के संदर्भ में विश्वविद्यालय का दायित्व पूरा हो सके, क्योंकि अवर्ण वर्गों के विकास मामले में सवर्ण वर्ग के लोग काफी अनिच्छुक रहते हैं, यानी उदासीन रहते हैं। शिक्षा सबसे बड़ा भौतिक लाभ है और इसके लिए बहुजनों को लड़ने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। उच्चतम शिक्षा का अवसर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शिक्षा के बिना दलितों का अस्तित्व अर्थात सवर्णों का अस्तित्व सुरक्षित नहीं है। शिक्षा ही उनके उन्नति का द्वार खोल सकता है। अगला पॉइंट, बाबा साहब के मतानुसार एक शोधकर्ता को विषयों की गहनता पूर्वक अध्ययन करते रहना चाहिए, जिसके शोध की प्रवृत्ति स्वतः विकसित हो जाएगी। अगला पॉइंट, बाबा साहब ने एक व्याख्याता और प्राचार्य को कैसा रहना चाहिए इस संबंध में उनका बहुत ही सुंदर चित्र खींचा है। उनके अनुसार विश्वविद्यालय के प्रवक्ता का मुख्य काम अध्ययन और शोध है, जिसके लिए वे वेतन पाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार एक आदर्श प्रवक्ता को न केवल अपने विषयों का गंभीर ज्ञान होना चाहिए, बल्कि उसे एक स्पष्ट वक्ता भी होना चाहिए। उसके शब्द सटीक, नपे तुले और अच्छे होने चाहिए, जो लोगों यानी विद्यार्थियों के समझ में आ जाए। अगला पॉइंट, प्रवक्ता में पढ़ाने की शैली रुचिकर, आकर्षक, प्रेरक होनी चाहिए ताकि छात्र में लेक्चर सुनने और अधिक जानने की जिज्ञासा की ज्वाला पैदा हो सके। एक प्रवक्ता का व्यक्तित्व आकर्षक तथा वेशभूषा, चाल चलन में सौम्यता और सभ्यता होनी चाहिए। प्रवक्ता की ऐसे गुणों से छात्र लाभान्वित होते हैं और अनुसरण करते हैं। उनके सृजनात्मकता और शोध प्रवृत्ति का विकास होता है। इससे प्रोफेसर भी सम्मान पाते हैं। अगला, कॉलेज प्राचार्य में प्रशासनिक क्षमता और समझ बूझ होना चाहिए। उसमें गंभीर विद्वता होनी चाहिए ताकि वह कॉलेज की शैक्षणिक और प्रशासनिक मामलों को भली भांति
कर सके। शिक्षा का उद्देश्य बाबा साहब के अनुसार नंबर कुछ पॉइंट में भी है। नंबर 1, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य लोगों में नैतिकता और सामाजिकता का भाव पैदा करना। बुद्धिमान सिर्फ उसी को कहा जाता है जो अपने अर्जित ज्ञान का उपयोग समाज सेवा कार्य में करता है। शिक्षा एक दुधारी तलवार है जिसका उपयोग बहुत सावधानी से करना होता है। अतः शिक्षा के साथ सील का भी होना जरूरी है। सील और मानवता के अभाव में शिक्षा एक दानव से भी ज्यादा खतरनाक है। बाबा साहब कहते हैं, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वही दुश्मनों से गुर्राएगा अथवा दहाड़ेगा। अगला पॉइंट, बाबा साहब का मानना था कि विद्यार्थी को स्नातक के पूर्व राजनीति में नहीं उतरना चाहिए। उच्च शिक्षा से पर्याप्त अनुभव प्राप्त होते हैं, इसके बाद ही राजनीतिक मामलों में भाग लेना चाहिए। उनका मानना था, शिक्षा से तर्कशीलता, विश्लेषण क्षमता तथा सृजनात्मकशीलता की शक्ति का विकास होता है। एक शिक्षित व्यक्ति ही अपने और अपने समाज की सम्मान और सुरक्षा के प्रति सजग और संवेदनशील हो सकता है। वर्तमान शिक्षा नीति और उसका प्रभाव। वर्तमान दौर में शिक्षा का निजीकरण, भगवाकरण का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। शिक्षा के निजीकरण से सरकारी शिक्षण संस्थाएं मरणासन अवस्था में चली गई हैं। इसका सीधा निम्नलिखित कुप्रभाव बहुजन वर्ग के बच्चों पर पड़ रहा है। नंबर 1, निजी शिक्षण संस्थान की बाढ़ सी इसका फायदा केवल अमीर और सवर्ण छात्रों को ही मिल रहा है। ऊंचे कैपिटेशन शुल्क के कारण पिछड़े वर्ग, बहुजन वर्ग के बच्चों का शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश नहीं ले पाते हैं। सरकारी अनुदान के बावजूद ये संस्थाएं छात्रों का आर्थिक शोषण करते हैं, जिस कारण निर्धन और दलित या बहुजन छात्रों के पहुंच से निजी शिक्षा काफी दूर होती जा रही है। इस प्रकार शिक्षा का निजीकरण ने बहुजनों की शिक्षा को असंभव बना दिया है। दूसरा प्रभाव, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव रहता है। विशेषकर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति काफी दयनीय और चिंताजनक होती जा रही है। इन विद्यालयों में अधिकांशतः बहुजन बच्चे ही प्रवेश लेते हैं, जिनका ड्रॉप रेट काफी होता है। यानी नामांकन तो होता है, लेकिन पूरे सत्र पूरी पढ़ाई नहीं कर पाते, बीच में ड्रॉप कर जाते हैं। सुविधा के नाम पर केवल मध्याह्न भोजन की व्यवस्था होती है, जिसे बनाने, खाने, खिलाने, इसका हिसाब रखने में ही सारा दिन निकल जाता है। दूसरे की बच्चों में ऊंची शिक्षा प्राप्त कर कुछ उनके प्रेरणा के बजाय भीख मंगा प्रवृत्ति विकसित होता है। ये बच्चे किसी प्रकार यदि कॉलेज स्तर तक पहुंचते भी हैं तो निजी शिक्षण संस्थाओं से निकले छात्रों की तुलना में काफी कमजोर और ये साबित हो जाते हैं। ऐसे छात्र अपना भविष्य नहीं गढ़ पाते। तीसरा पॉइंट, सरकारी विद्यालयों में दलित अर्थात बहुजन छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिलता। कॉलेज में तो कई सालों तक बकाया भी चलता रहता है। अनुसूचित जात, जनजात छात्रावास की स्थिति एकदम खराब हालत में रहती है। उसमें सफाई, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक उपकरण और पुस्तकालय की स्थिति और दयनीय है। अब है एलपीजी। भारत और विश्व के आधुनिक विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था। इस नई आर्थिक नीति की शुरुआत 24 जुलाई 1991 को संसद भवन में घोषणा की गई थी, जिसे एलपीजी पॉलिसी अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आने वाली प्रत्येक सरकार एलपीजी का समर्थन किया। कारण यह हुआ, यह आर्थिक नीति आज तक चलती आ रही है। इसने शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया पूर्णतः।
तथा कैंपस इंटरव्यू का चलन बढ़ाया। इस चलन में एससी, एसटी तथा ओबीसी के योग्य उम्मीदवार भी जातिवाद के कारण अवसर से वंचित रह जाते हैं। संप्रति दुनिया श्रम से नहीं, माइंड से चल रही है। हमारे पास यानी भारत के पास श्रम तो है, लेकिन स्किल की कमी है। स्किल हाईटेक एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन से आती है। साधन सुविधा के कारण इन चीजों में सवर्णबाजी मार ले जाते हैं। बहुजनों के पास साधनहीनता और अर्थाभाव के कारण उनकी टक्कर नहीं दे पाते। ऐसी हालत में उनके पिछड़े रहने की पूरी संभावना बनी रहती है। निजी स्कूलों का चलन और बढ़ावा। बहुजनों के 90% बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं और हाईटेक एजुकेशन के लिए वहाँ पृष्ठभूमि तैयार नहीं हो पाती। इस प्रकार हमारे बच्चे पिछड़ जाते हैं तथा आगे चलकर उनमें हीन मनोवृत्ति का विकास हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा का निजीकरण, ब्राह्मणीकरण बहुजनों के लिए अभिशाप सिद्ध हुआ है। इससे बचने का एक ही रास्ता है कि पीड़ित वर्ग सामाजिक रूप से समर संग जुड़े, लड़ाई में कूदे और इसके लिए कोई भी जोखिम उठाने के लिए सदैव तैयार रहे तथा जीविका के साधन के रूप में, नौकरी के विकल्प के रूप में जॉब ढूंढे, यानी व्यापार, मीडिया, कलाकारी, ठेकेदारी की ओर कदम बढ़ावे। जितने भी क्षेत्र जो सम्मान पूर्वक आर्थिक उद्देश्य को पूरा करे उसे अपनाए। वर्तमान आरक्षण नीति से भी 2 कदम आगे बढ़कर डाइवर्सिटी यानी बहुजन समाज की जनसंख्या अनुपात में आय के सभी स्रोतों पर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आंदोलन तेज करे। यह तभी संभव है जब वह जोड़े, तभी जीत सुनिश्चित होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। यदि मेरे वक्तव्य में कहीं कमी हो, त्रुटि हो तो संघ से पुनः मैं 3 बार माफ करे, संघ मुझे माफ करे। पुनः सभी को संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि।